Assalamu alaikum viewers, welcome back. This is Dr. Abid Sargani. Hopefully you are doing well. In our today's lecture, we are going to discuss about dairy farming management practices. So let's start our lecture. First of all, dairy farming management को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि dairy farming management practices क्यों ज़रूरी हैं. For the production of safe and quality meat from the healthy animals, we have to use the management practices which are sustainable for an animal welfare, social, economic, and from the environmental perspectives. That's why dairy farming management practices जो commonly practice किए जाते हैं in a very scientific manner, they are being discussed here. गुड डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो मेजर प्रैक्टिसेस आती हैं उनमें जो एनिमल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से माइंड में रखी जाती हैं वो ये बातें होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है कि एनिमल की हेल्थ का ख्याल रखना होता है फॉर मोर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी प्रोडक्शन एंड सेकंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हमारी जो प्रोडक्शन होती हैं वो मिल्क होती है और मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखना. उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज़ वेरी इसेंशियल फॉर हेल्दी प्रोडक्ट्स एज वेल एज हेल्दी एनिमल्स फॉर इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग. एंड देन एनिमल वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है. उसके बाद इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर नाउअडेज, ताकि जो फार्म में प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो उसमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा. तो उसमें इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है. और इन्वायरमेंट का किस तरह रोल है कि उसमें हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि एनिमल की हेल्थ के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है और अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो प्रोडक्शन पर कौन से असरात पड़ेंगे. उसके बाद इसका अल्टीमेटम जो रिज़ल्ट होगा वो सोशो इकोनॉमिक मैनेजमेंट. हमारा जो पर्पस है डेयरी फार्मर का वो सोशो इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि सोसाइटी को भी फ़ायदा मिले और इकोनॉमिक रेंज में भी हो. ठीक है, तो चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल हेल्थ. अगर एनिमल हेल्दी होगा तो हमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा भी मिलेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी. दैट्स वाई एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क नीड टू बी हेल्दी एंड एन इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो उसके लिए एनिमल की हेल्थ के लिए हमें वेटनेरियन की ज़रूरत होती है और उसमें हमें प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए एस्टेब्लिश द हर्ड विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज़. तो हमें वो ब्रीड्स, वो एनिमल का हर्ड जो है अपने आप मेंटेन करना है जो एटलीस्ट डिजीज़ के रेजिस्टेंट हो. फॉर एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जो है हमारे पास जो लोकल ब्रीड्स हैं मसलन जैसे साहिवाल हो गई, रेड सिद्धि हो गई, तो ये टिक्स बॉर्न फीवर जो है उनमें काफ़ी हद तक जो है ये रेजिस्टेंट होती हैं. जबकि हमारे पास जो एग्जोटिक ब्रीड्स होती हैं वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती और इन्वायरमेंटली टेम्परेचर को भी वो इतना सस्टेन नहीं कर पाती. ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा हर्ड होना चाहिए जो रेजिस्टेंट टू द मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हो, जो लोकली अवेलेबल हो. उसके बाद प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डिजीज़ ऑन टू द फार्म. अगर आपने फार्म एक बना लिया है तो वहाँ पे आपके दूसरी जगह से, दूसरे फार्म से अगर आउटब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ से प्रॉपरली आपने ख्याल रखना है कि वहाँ से आप कोई डिजीज़ नहीं लेकर आएँ. या फिर एंट्री गेट्स पर जो है वो लॉग बुक्स रख दें और एंट्री जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जाए. ठीक है, उसके बाद हैव एन इफेक्टिव हार्ड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम इन प्लेस. तो यहाँ पे आपने एक वेटनेरियन को अपॉइंटमेंट करना होता है ताकि उस एनिमल की जो भी हार्ड हेल्थ जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है और उसकी प्रोडक्शन और उसके हिसाब से उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे, ताकि एनिमल हमें प्रॉफिटेबल है या नहीं है तो उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर केयर भी की जाए, या फिर उसको अगर प्रोडक्टिव नहीं हो रहा तो उसकी कलिंग वगैरह कर दें. और यूज़ ऑफ ऑल केमिकल्स एंड वेटनरी मेडिसिन एज डायरेक्टेड बाय द प्रोफेशनल वेटनेरियंस. ठीक है, तो जो भी केमिकल आजकल जो मेजर इशू चल रहा है वो ड्रग रेजिड्यूज़ का चल रहा है और कंटामिनेशन का चल रहा है और विथड्रॉल पीरियड्स जो है वो टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा.
इसका मेन रीज़न ये है कि लोकल फार्मर्स जो हैं वो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वेट। सो आपने क्या करना है कि एक वेट को हायर करना है एटलीस्ट फॉर सक्सेसफुल डेयरी फार्म, फॉर द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड फॉर द हेल्थ एंड आल्सो द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ कंसर्न डिजीजेस, जो कि मेजरली एट्रीब्यूटेड हैं तो फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद मिल्क हाइजीन। मिल्क हाइजीन जो है, जैसे अदर प्रोडक्ट्स की आजकल जो है वो हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ताकि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स हों और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ानी है तो हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मिल्क में। मिल्क शुड बी हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। तो मिल्क जिसमें आप हार्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट हो वो आपका फ्री ऑफ द कंटामिनेंट्स हो। Equipments used to harvest and store milk should be suitable and well maintained। ठीक है। तो उसके बाद ensure milk routines do not injure the animals or introduce contaminants into the milk। अच्छा, इसमें क्या है कि आजकल जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पर जो है मिल्किंग मशीन्स यूज़ हो रही हैं या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम आजकल चल रहा है। तो उसमें आप जो भी मशीन यूज़ करें तो उसमें देखें कि वो टीट्स को इंजर तो नहीं कर रहा और इंजरी की वजह से ब्लड या फिर जो अदर जो कंटामिनेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स जो कंटामिनेटेड हैं, ठीक है, वो कोई पैथोजन जो है वो एनिमल को इंट्रोड्यूस तो नहीं किया जा रहा, तो उस वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा एनिमल्स में और एनिमल्स से जो है वो कोई प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क में कोई पैथोजन या कोई ड्रग रेजिड्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे। एंश्योर मिल्किंग इज़ कैरीड आउट अंडर हाइजेनिक कंडीशंस। ठीक है। और जिस इन्वायरमेंट में मिल्किंग की जा रही है वो एक इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड हो और उसमें कोई भी कंडीशंस जो है ऐसी फेवरेबल हों ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी ऐसी अनहाइजेनिक कंडीशंस ना हो। एंश्योर मिल्क इज़ हैंडल्ड प्रॉपरली आफ्टर मिल्किंग। तो मिल्क जो है जब आपकी प्रोडक्शन जो है आपके पास आ गई, मिल्क जो है हाइजेनिकली प्रोड्यूस हो गया, तो आपने उसको स्टोर और उसको जो ट्रांसपोर्ट करना है वो हाइजेनिक कंडीशंस में ही करना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो ख़राब भी ना हो और आपकी क्वालिटी का जो रेट है वो भी कांस्टेंट रहे और जो है इकनॉमिकल रहे। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा, ये न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एनिमल क्यों ज़रूरी है? एनिमल की न्यूट्रिशनल हेल्थ जब तक नहीं ठीक होगी तब तक आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी और ना ही उसकी इतनी सफिशेंट क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है। तो उस हिसाब से एनिमल्स नीड टू बी फीड एंड वाटर्ड विथ प्रोडक्ट्स ऑफ सुइटेबल क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है। तो आपने जो फीड जिस कंपनी का जिस भी प्रोडक्ट का यूज़ करना है तो वो उसकी क्वालिटी आपने पहले इंश्योर करनी है और उसके बाद ही उसको यूटिलाइज़ करना है। और वाटर का जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ से वाटर आ रहा है, पाइपलाइंस आ रही हैं या फिर जिस इक्विपमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट्स पुराने दौर में कॉपर वगैरह के यूज़ करते थे तो वहाँ पर कॉपर पॉइजनिंग होती थी, एनिमल्स की काफ़ी सारी डेथ हो जाती थी। ठीक है। तो आपने इंश्योर करना है कि वाटर जिस ट्रफ में पड़ा है, ठीक है, तो वो एक किसी अच्छे से मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, ताकि वो कंटामिनेट ना कर रहा हो वाटर को। और दूसरा, वहाँ पे कोई एनिमल जो है इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर आउटब्रेक है डिजीज़ का, तो वहाँ से सेम जो है ट्रफ से जो है वो पानी पी रहे हैं सारे एनिमल तो इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे, तो उसका आपने ख्याल रखना है। Secure feed and water supplies from suitable resources. Ensure animal feed and water are suitable quantity and quality. And control storage conditions of the feed. And ensure the traceability of feedstuffs brought onto the farm. तो फार्म पे जो फीड आ रहा है वो कौन सी जो है प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है और उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं तो वो कौन से हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं उस फीड में। ठीक है। तो वो भी क्वालिटी वाले होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनिमल वेलफेयर का बहुत ही बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 5 फ्रीडम्स ऑफ द एनिमल वेलफेयर कंसीडर किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। एनिमल शुड हैव फ्रीडम फ्रॉम थ्रस्ट, हंगर एंड मल न्यूट्रिशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट।
एनिमल को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, उसका जो भी कंफर्ट जोन है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटली टेम्परेचर का कंफर्ट जोन है या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनसे उनको दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो उनको कोई किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट फील नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर उनकी होगी तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, तो आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। और फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी एंड डिजीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंजरीज जो हैं वो फार्म पे ऐसी कोई ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिसकी वजह से, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो एनिमल को इंजर कर देते हैं और वो वहाँ से कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर डिजीज़ आउटब्रेक, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फियर, एनिमल को किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, वो आइधर जो है वो जो उसमें लेबर है उसका हो या फिर जो मैनेजर है उसका हो या फिर किसी भी किस्म वेटनेरियंस का, उसका भी फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम टू इंगेज रिलेटिवली नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, और एनिमल का बिहेवियर जो है वो दूसरे एनिमल के साथ नॉर्मल शो हो, इस तरह उनको परमिशन दी जाए, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट का कैसे ख्याल रखना है, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन शुड बी मैनेज्ड इन बैलेंस विथ अ लोकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग द फार्म, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में आपका डेयरी जो है प्रोडक्शन हो रही है तो उसको मैनेज किया जाए अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग लोकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, इम्प्लीमेंट एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड पे है हैव एन एप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका कंपोजिट जो बन रहा है एनिमल का मैन्योर जो है उसको आप प्रॉपरली मैनेज करें, ताकि उसमें से गैसेस इमिशंस होती हैं और इन्वायरमेंट जो फार्म का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको आपने जो है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एप्रोप्रिएट अप्लाई करना है, ताकि इन्वायरमेंट का भी ख्याल रहे और उसके बाद दूसरा जो है एनिमल का भी ख्याल रहेगा, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट का इसमें कैसे ख्याल रहेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है, आप अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल है, जूनोटिक डिजीज़ है कोई, फॉर एग्जांपल लेप्टोस्पायरोसिस का ले लें या दूसरे जो भी जूनोटिक डिजीज़ हैं, ब्रूसिलोसिस का एग्जांपल ले लें, तो वो आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर एनिमल और ह्यूमन का दोनों का इंटरेक्ट कर रहा है तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इन्फेक्टेड विथ दिस diseases. So ensure dairy farming practices do not have an impact ऑन दी लोकल इन्वायरमेंट। लोकल इन्वायरमेंट पे जो डेयरी फार्मिंग का इम्पेक्ट है वो कोई भी नहीं है, ये आपको इंश्योर कर देना चाहिए। ऐसी साइट भी आपने सिलेक्शन करनी है, और साइट सिलेक्शन के बारे में हम दूसरा फिर लेक्चर बनाएं कि डेयरी फार्मिंग जो है वो कहाँ पे सूटेबल होनी चाहिए, उसके लिए कौन सी जगह जो है मोस्ट सूटेबल है। उसके बाद आ जाता है फिर सोशो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ द फार्मर आर द ऑनर ऑफ अ फार्म। Dairy farming provides economic and social benefits to farmers and their wider communities. तो डेफिनेटली हमारा पर्पज़ यही होता है, तो वो ऐसे प्रोवाइड करती हैं बेनिफिट्स। गुड डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन आल्सो हेल्प टू मैनेज द सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क्स टू द एंटरप्राइज। जो आपका एंटरप्राइज है उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास सोशल और इकोनॉमिकल मैनेजमेंट लाजिम होनी चाहिए, ताकि आप एंटरप्राइज को अच्छे तरीके से चला सकें। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको पहले तो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मसलन फाइनेंशियल हैं, साइट सिलेक्शन है, ब्रीड्स कौन सी हैं, ठीक है, तो उनको आपने इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है। और उसके बाद एंश्योर फार्म टास्क्स आर कैरिड आउट सेफली एंड कॉम्पिटेंटली। तो आपने जो लेबर फोर्स हायर किया हुआ है वो एफिशिएंटली आपने देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, इसके ऊपर हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे कि एक मतलब एफिशिएंट डेयरी प्रिंसिपल्स ऑफ द एफिशिएंट डेयरी फार्मिंग जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो लेबर से आप किस तरह काम ले सकेंगे एफिशिएंटली। उसके बाद मैनेज द एंटरप्राइज टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल वियाबिलिटी भी उसके लिए आपको इंश्योर करना है। ऐसा ना हो कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनकम से ज़्यादा हो जाएं, तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली नहीं होगा और आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपके पास फीडिंग आ जाती है, ब्रीडिंग आ जाती है, वीडिंग आ जाती है और हीडिंग आ जाती है। सो दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ द डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। सो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।